विष्णु जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये मुद्दा हमने सबसे पहले पाठशाला में दिखाया, फिर मैंने इसको उठाया, ये मुद्दा फिर सामने आया कि पूरा गांव वक्फ ने कह दिया कि हमारी संपत्ति है। और लोगों ने, जिन्होंने, जब आपने ये जानकारी दी कि वक्फ एक्ट में क्या है, तो लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी भी चीज इस देश में चल रही है। क्या यह संभव है कि एक पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाए जो हिंदू बहुल है, जहां सदियों पुराना मंदिर भी है? और क्या इस एक्ट को इस सेक्युलर देश से खत्म होना चाहिए? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले मैं आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मुद्दा आपने उठाया। और आज यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर आज वक्फ एक्ट 1995 मुस्लिम्स के इंटर-सी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए बने तो इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इनिशियली जब वक्फ एक्ट 1923 आया था तो ये सब प्रोविजंस थे भी नहीं उसमें। ये सारी चीज़ें, आई एम सॉरी टू से, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत धीरे धीरे इन सारे प्रोविजंस में 1954 में, 1960 में, 1984 में, उसके बाद 1995 में ऐड की गई हैं। तो पॉइंट इज दिस, मैं आज आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। चाहे आपने तमिलनाडु का मुद्दा दिखाया हो, चाहे बेट द्वारका का मुद्दा हो, चाहे सोमनाथ मंदिर के पीछे की जमीन हो, चाहे मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, चाहे टीले वाली मस्जिद का मामला हो लखनऊ में, चाहे भोजशाला का मामला हो, चाहे ज्ञान व्यापी का मामला हो, और हजारों ऐसे मामले कर्नाटका में रोज आए दिन अपने प्रैक्टिस के दौरान हम लोग देखते रहते हैं, हमारे पास डेटा आते रहते हैं। और उसी अध्ययन के आधार पे मैंने आपको बात बताई कि वक्फ बोर्ड को ऐसी असीमित पावर्स दी गई हैं जिससे इस देश के बहुसंख्यक समाज के लिए एक लीगल हर्डल खड़ा हो गया है। डिफेंस और रेलवे के बाद, ये मेरे आंकड़े नहीं है, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि आपने वक्फ को इस समय 3rd लार्जेस्ट नंबर पे उनकी जमीन है। और पॉइंट ये है, जैसा भी आपने तमिलनाडु का उदाहरण दिखाया, आपको क्या पावर है कि आप पूरे पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दें और सारे गांव की रजिस्ट्री रोक दें? और अगर किसी को आप रजिस्ट्री करनी तो आपसे एनओसी लेगा। तो आपके पास ये पावर कहां है? और पावर है तो कैसे है कि आप पूरे पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं? इसलिए मैंने आपके शो के माध्यम से पहले कहा था कि वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 और सेक्शन 4, 5 और 6 ये बहुत ड्रैकोनियन सेक्शन है। और आप बताइए मुझे, जैसा कि अभी आपने अपने स्टार्टिंग में बात कही, ऐसा कोई भी प्रोविजन मेरी लीगल समझ में, मैं तो नहीं जान पाया, बाकी फेलो पैनलिस्ट बैठे हैं बता पाएंगे मुझे, किसी जैन के लिए, किसी बुद्ध के लिए, क्रिश्चियन के लिए, किसी और समाज, सिख के लिए, किसी और समाज के आदमी के लिए है क्या? ऐसा कोई प्रोविजन तो है ही नहीं। ना इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है, ना सोसाइटी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है। और सबसे मजेदार बात है, सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। और जो मुगलिया एक मानसिकता चली आ रही है, आई एम सॉरी टू से बट दिस इज अ फैक्ट, जो मुगलिया मानसिकता चली आ रही है, आप उस आदमी को बताएंगे भी नहीं कि आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है। दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू टॉक टू यू। वो उनको बताएंगे जहां पे आपकी संपत्ति दर्ज है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मेरी संपत्ति रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज में अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट दर्ज है, तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को बताया जाएगा। जहां हमें पता है कि हजारों कम्युनिकेशन फेंके पड़े रहते हैं और अल्टीमेटली वो संपत्ति जिस गांव का हम वाकया बता रहे हैं सर, वहां भी लोगों को पता थोड़ी चला। पता ही नहीं वो चला। तो आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचने गया, तब उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और उसको तब पता चल रहा है, और वो बेचारा फंसा हुआ बेटी की शादी रुक गई। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म